हेलो दोस्तों। नमस्कार, मैं प्रेम, आपका फिर से स्वागत है आईआईटी में। इट्स इन्फो टाइम दोस्तों। तो आज हम बात करने वाले हैं फिर से कश्मीर के बारे में। जैसे हमने पिछले दो सीरीज़ में बताया था, दो जो हमारे एपिसोड हुए थे उसमें हमने बात की थी कश्मीर के बारे में कि एग्जैक्टली कश्मीर कैसे इवॉल्व हुआ, कश्मीर एग्जैक्टली कैसे बना, क्या डोगरा संस्थान की कहानी है। और उसके बाद भारत जब स्वतंत्र हुआ तो ये जो पार्टीशन का पार्ट था, जहाँ उसके बाद ये संस्थानों का विलीनीकरण का पार्ट था, ये सब कैसे हुआ उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में हमने जानकारी ली। अभी दोस्तों अभी बात करेंगे हम कश्मीर के बारे में। कश्मीर जो एग्जैक्टली क्या हुआ था, कश्मीर का जो पूरा सिनेरियो था उसके बारे में। तो दोस्तों जब कश्मीर 1947 जो हमारा स्वतंत्र युद्ध हुआ, उसके बाद स्वतंत्र मिला हमें अंग्रेज़ों से, उसके बाद असली समस्या चालू हुई थी दोस्तों। ये जो 565 संस्थानें थी उनको भारत में विलीन करने का सबसे बड़ा टास्क हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वीपी मेनन, एक अलग से मंत्रालय बनाया गया था, एक अलग से डिपार्टमेंट बनाया गया था जो ये काम कर रहा था दोस्तों। तो ये जो डिपार्टमेंट है इसके पास ये सब काम था और यहाँ पे ही उन्होंने एक नियमावली बनाई थी दोस्तों। ये बात बहुत समझने वाली है कि उन्होंने एक नियमावली बनाई थी, उस नियमावली के आधार पर ये सब विलीनीकरण होने वाला था। तो ये जो नियमावली थी वहाँ पे सबसे बहुत सारे पॉइंट्स थे, क्योंकि दोस्तों सोचो भारत को सभी के सभी संस्थानों को भारत में विलीन करना है, वो भी प्यार से, वो भी समझदारी से। ऐसा नहीं कि हर एक को पकड़ लिया और लाओ। तो वो बहुत ही उसको पॉलिटिकल डिप्लोमेसी बोला जाता है दोस्तों। तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत ही अच्छी तरह से किया। उन्होंने पहले सबको एक लालच दिखाया कि कैसे भारत में आने से उनका फायदा है और कैसे वो अगर अलग रहते हैं तो उनका नुकसान है। तो वो सब उनको समझाया, फिर साम दाम दंड भेद सब तरह का यूज करके उन्होंने ये पूरे संस्थान भारत में विलीन करे दोस्तों। तो जो भी कमिटमेंट किए थे हर एक संस्थान को, वैसे ही कमिटमेंट कश्मीर के बारे में थे दोस्तों। ये बहुत बात उतनी ही पक्की है दोस्तों। अगर आप ध्यान से सभी उस टाइम के डॉक्यूमेंट्स को पढ़े तो आपको समझ में आएगा कि जो नियम बनाए गए थे संस्थानों को विलीनीकरण करने के, पार्टीशन के, उस नियमों के आधार पर अगर हम जाए तो कश्मीर का मुद्दा बहुत ही संजीदा बन जाता है दोस्तों। क्योंकि जैसे जो मापदंड सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने जूनागढ़ या हैदराबाद में लगाए थे, जहाँ पे जो प्रजा थी वो हिंदू थी और जो राजा था वो मुस्लिम था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने वही बात कश्मीर के बारे में बोली है कि कश्मीर का राजा हिंदू है और प्रजा मुसलमान है। तो अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो बोला गया था सबको, ऐसे ही सीधा सीधा बोला गया था कि जो प्रजा कहेगी वही होगा। तो अगर प्रजा कहती है कि पाकिस्तान में जाना है तो पाकिस्तान में वो संस्थान जाएगा, अगर प्रजा कह रही है भारत में आना है तो भारत में आ जाएगा। तो दोस्तों बहुत ही कुशलतापूर्वक ये सभी 565 संस्थानों को सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने भारत में विलीन किया था। ये बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य उन्होंने अपने जीवनी में किया, वो उसके लिए भारत सदा उनका ऋणी रहेगा। तो इसी आधार पर सरदार वल्लभ भाई पटेल, नेहरू, माउंटबेटन, गांधी, ये सब लोग कहते थे कि कश्मीर जो है उसमें ज़्यादातर जो जनता है वो मुस्लिम है, तो वहाँ पे वो जो कश्मीर का भूभाग है ये पाकिस्तान में जाए तो कोई हर्ज नहीं, ऐसा उन्होंने स्टेटमेंट दिया है दोस्तों। अभी हमें ये थोड़ा दर्द महसूस होगा उसके लिए, या फिर थोड़ा हमें प्रॉब्लम महसूस होगा, लेकिन दोस्तों ये फैक्ट है। उस टाइम की सोचिए दोस्तों, अभी तो बहुत सारी चीज़ें चेंज हो गई है, अभी तो हम ऐसा सोच भी नहीं सकते कि कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए। लेकिन वो समय था दोस्तों जब कश्मीर एक सिर्फ संस्थान था, एक सिर्फ जगह थी जिसका बंटवारा होना था। तो अगर आप डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की बात करें, या वल्लभ भाई पटेल जी की बात करें, या वीपी मेनन जी की बात करें, नेहरू जी की बात करें, या फिर माउंटबेटन या गांधी जी की बात करें, तो सभी के अगर स्टेटमेंट्स आप देखें तो वहाँ पे उनका मानना ये था कि कश्मीर जो है उसका या तो बंटवारा हो और उसमें से जो हिंदू भूभाग है या जो हिंदू बहुसंख्य भाग है वो भारत में आ जाए और मुस्लिम वाला पाकिस्तान में चला जाए। लेकिन जो स्थिति बनी दोस्तों वो इतनी कॉम्प्लिकेटेड बनी कि किसी को इसमें से कोई भी बेसिक हल निकालना बहुत ही मुश्किल हुआ। तो ये जो स्थिति कॉम्प्लिकेटेड बनी, ये दोस्तों क्या बनी उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों जैसे मैंने बताया था पहले कि जो राजा हरि सिंह था वो कश्मीर को स्वतंत्र राज्य के रूप में देख रहा था, स्वतंत्र देश के रूप में देख रहा था, लेकिन वो तो होना पॉसिबल नहीं था। उसने वो टाइम पे समझ लिया था
तो उसमें उसको समझ में आया कि अगर हम भारत में जाए तो अपनी स्वायत्तता बन सकती है, क्योंकि भारत ने पहले हर एक, दोस्तों ये इसको पॉलिटिकल डिप्लोमेसी कहिए या फिर झूठ बोलना कहिए, वॉटेवर, लेकिन भारत के भलाई के लिए जो उन्होंने प्लान बनाया था संस्थानों को विलीन करना, उसमें जो उन्होंने प्रपोजल दिया था हर एक राजा को, उसमें दोस्तों ऐसे प्रावधान थे, उसके बारे में बाद में बात करेंगे, ऐसे प्रावधान थे कि राजा लोगों के लिए ये बहुत ही सुविधाजनक चीज थी कि किसी देश में विलीन हो और अपनी स्वायत्तता भी बनाए रखे। इसलिए हरि सिंह ने डिसीजन लिया दोस्तों कि भारत में जाए। जैसे भारत ने उनको पहले ही कमिटमेंट दे दी थी कि परराष्ट्र व्यवहार, सैनिकी बल और जो हमारा जो यातायात के साधन है, इनको छोड़ के बाकी सारी चीज़ों के बारे में आप अपनी खुद की राय रख सकते हैं, आप अपने खुद के कानून बना सकते हैं। दोस्तों ऐसा भारत सरकार ने ना सिर्फ कश्मीर को बताया था, ये सब 565 संस्थानों को भारत ने पहले बताया था। जो एग्रीमेंट बने थे उसमें ये सब चीज़ों को मेंशन किया गया था दोस्तों। बाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत ही पॉलिटिकल डिप्लोमेसी लगा के, अपना दिमाग लगा के, अपनी साम दाम दंड भेद का उपयोग करके सभी संस्थानों से ये मनवा लिया कि सारे कायदे कानून जो भारत के वो आपके संस्थान में लागू होंगे। सब कुछ भारत का जो भी प्रोसीजर है, जो भारत की घटना है, भारत की जो संविधान है, वो संस्थान में लागू हो जाएगा। ये उनसे मनवा लिया और उसके बदले में आपको याद होगा तो उनको कुछ तनख्वाह देना चालू कर दिया दोस्तों। ये जो पैसा देना चालू कर दिया, एक स्पेसिफिक अमाउंट उनको हर ईयर उनको देना चालू कर दिया था, कि जिसके बदले वो पूरा जो भी उसका ऑपरेटिंग है वो अपने पास उन्होंने रख लिया। तो ये बहुत ही पॉलिटिकल डिप्लोमेसी का बहुत ही बढ़िया उदाहरण है दोस्तों। ऐसा इतना आसान नहीं है बोलना कि 565 संस्थानों को उठा लो और भारत में डाल दो, ऐसा नहीं था। वो समय सोचिए, वो समय जस्ट भारत उभर रहा था, जन्म ले रहा था दोस्तों। अंग्रेज अभी तक गए नहीं थे, सब कुछ कंट्रोल में नहीं आया था। तब ऐसे संस्थानों को भारत में विलीन करना, जो इतने 500 से ज्यादा संस्थान है, इम्पॉसिबल था भारत को। अगर वो कोई लॉलीपॉप या कोई ऐसा कोई रिश्वत करे का कोई चीज अगर उनको नहीं दिखाते तो यही उन्होंने उसी टाइम पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने किया, और यही वादा कश्मीर के साथ उन्होंने भी किया था। तो ये सब चीजें देखकर हरि सिंह को लगा कि अगर मैं भारत में जाऊंगा तो मुझे बहुत ज्यादा फायदा है एज कंपेयर टू कश्मीर अगर स्वतंत्र रहे या पाकिस्तान में जाए। तो इसलिए हरि सिंह ने ये, अगर आप उनके पत्र देखे, उनके प्रपोजल्स देखे, तो उन्होंने हमेशा ही ये चाहा है कि भारत में कश्मीर शामिल हो जाए। दोस्तों यहाँ पे बात आती है हरि सिंह और प्रजा जो थी वहाँ पे जो लोग थे, वो उसमें से जो शेख अब्दुल्ला, उनके जो प्रजा के सबसे बड़े लीडर थे वहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, उनका मानना दोस्तों ये था, ये उन्होंने अपनी जीवनी में भी लिखा है, उनका मानना ये था कि अगर पाकिस्तान भारत उसमें से कोई भी ऑप्शन मुझे लेना पड़े तो मैं ज़्यादा प्रेफर करूँगा कश्मीर को स्वतंत्र रखना। उनको अपनी कश्मीर की जो कश्मीरियत थी, कश्मीर का जो नेचर था, कल्चर था, उसको उनको प्रिजर्व करना था, उसको अलग रखना था, दुनिया में अलग देश के तौर पर उनको प्रेजेंट करना था। तो ये उनकी मंशा थी शेख अब्दुल्ला की। तो ये इसकी वजह से इनका और राजा का बहुत ही कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो ये जो कॉन्फ्लिक्ट था, इसकी वजह से ये इनको जेल में रखा गया था, शेख अब्दुल्ला को जेल में रखा गया था। अभी दोस्तों देखो सिचुएशन कैसी है, सरदार वल्लभ भाई जी पटेल जी है या नेहरू जी हैं या माउंटबेटन है या गांधी जी है, इनको पता है ये बहुत ही दूर की सोचने वाले लोग थे। तो इनको पता था कि अगर कोई चीज करके अगर हम कश्मीर को भारत में ले ले तो ये आगे जाके बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने वाला है। और ऐसे भी भारत का जो नियम, भारत बहुत ही ऑनेस्टली ये चीज को इंक्लूड कर रहा था, बहुत ही ऑनेस्टली ये चीज को मेंटेन कर रहा था कि कैसे संस्थान भारत में विलीन हो जाए। तो अगर भारत एक जगह पे ऐसा नियम लगाता है, हैदराबाद जैसा बहुत ही इंपॉर्टेंट संस्थान था भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से, कश्मीर से ज्यादा हैदराबाद बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि हैदराबाद भारत के बीच में था। तो अगर हैदराबाद में अगर भारत ये नियम लगाता है कि वहां का प्रजा जो कहेगी वही होगा, तो भारत ने वही नियम एक्चुअली कश्मीर के बारे में लगाया था कि प्रजा क्या कहती है।
प्रजा जो भारत शुरुआत से ये कहता आ रहा है, कोई भी कुछ भी कहे, भारत शुरुआत से यही कहता आया है कि वहां की प्रजा जो कहेगी वही होगा। तो अगर ये इतना सरल और सिंपल था तो एग्जैक्टली हुआ क्या? तो प्रॉब्लम यहीं पे स्टार्ट होती है दोस्तों के हरि सिंह कह रहा था कि भारत में मुझे आना है, लेकिन भारत के जो वहां उस टाइम के जो लोग थे वो क्या कर रहे थे कि कश्मीर की जनता जो कहेगी वही होगा। तो जो हमारे गांधी जी थे, माउंटबेटन थे, ये दोनों कश्मीर में जाके आए दोस्तों, उनसे बात की हरि सिंह से, उनको मतलब बताया कि आप सोचो क्या कश्मीर की जनता कहती है और उसी के बारे में चलो, ऐसा नहीं है कि आप जो सोच रहे हो अपनी खुद की सोच रहे हो। तो ये उनका बहुत ही मानवतावादी दृष्टिकोण था ये लोगों का। बट फिर अगेन कश्मीर का जोर बढ़ता जा रहा था, जो हरि सिंह है वो कहता जा रहा था कि मुझे भारत में आना है, मुझे भारत में आना है। तो इसीलिए हमारे जो भारत के जो नेता थे उन्होंने एक दाव निकाला, उन्होंने क्या बोला कि शेख अब्दुल्ला जो जनता के लीडर है, अगर वो कहते हैं कि उनको भारत में आना है तो हम समझेंगे कि जनता को भारत में आना है और हम आपको अंदर वेलकम करते हैं। तो ऐसा उन्होंने बताया। और अभी वहाँ पे हमारे भारत के लीडर जो थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे या फिर ये लोग थे, इनका सोचना था कि अब्दुल्ला जनता का मत लेकर ही आगे डिसीजन लेंगे, तो जो भी होगा वो जनता के मत के अनुसार होगा। और दोस्तों ऐसा नहीं है कि कोई भी मैप में भूभाग आ गया तो अपना हो गया। वहाँ की जनता क्या सोचती है, वो अगर पूरी तरह से भारत को अपनाती है या भारत उनको अपनाएगा, ये चीज़ बहुत ही मायने रखती है। तो यही बड़ी सोच लेके हमारे जो नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे, गांधी जी थे, नेहरू थे, इनका मानना था कि पाकिस्तान से ज़्यादा अगर कश्मीर भारत में आना चाहता है तो भारत में आते समय कश्मीर की जनता भी यही चाहे कि वो भारत में है। तो जब भी